हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षांत एजुटेक के प्लेटफॉर्म से संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। वर्ग 9 के लिए 9वीं कक्षा के लिए विषय हिंदी स्पर्श में पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि जो बिना तिथि बताए हुए हमारे घर पधारते हैं उन्हें अतिथि कहते हैं। अ मतलब ना और तिथि मतलब दिनांक। जो तय नहीं होता कि इस डेट को यहाँ कोई हमारे यहाँ आने वाले हैं और वह व्यक्ति चले आते हैं बिना तिथि बताए, उन्हें अतिथि कहते हैं। और वह अतिथि अगर एक दिन के लिए आए, सुबह आए, तो हृदय से हृदय मिलता है, हमारी आंखों में स्नेह उभर आती है। कहा गया है कि अतिथि देवो भव, और तब हम अतिथि को देवतुल्य मान करके उनका सम्मान करते हैं, चाहे गांव हो या शहर। लेकिन दोनों में अंतर तब होता है जब अतिथि चाहे गांव हो या शहर हो, वह एक से अधिक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुक जाते हैं, तो फिर धज्जियां उड़ने लगती हैं, पटुए कांपने लगते हैं, जेब खाली होने लगती है और दिल उस जेब खाली की वजह से धड़कने लगते हैं, धड़कन तेज हो जाती है। क्योंकि अतिथि यदि देवो भव मानते हैं तो उस अतिथि के लिए, उनके सत्कार के लिए हमें अपने से बेहतर भोजन तथा अन्य सामग्रियां उपस्थित करनी होती है। हमारे यहाँ जब भी कोई आते हैं तो जो सबसे अच्छा चेयर होता है वो उन्हें देते हैं बैठने के लिए। हम प्रतिदिन जो चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उससे बेहतर नाश्ता उन्हें प्रदान करते हैं ताकि वह खुश रहें। हमारे सानिध्य को प्राप्त करके वह खूब खुश रहें। परंतु इस कथा में शरद जोशी जी ने जिस अतिथि के बारे में बतलाया है, वह सुन करके गुदगुदाहट मन में होती है, ये हाय रे, काश ऐसा अतिथि कहीं मेरे घर आ गया तो मेरा भी यही हाल होगा जो शरद जोशी और उनकी पत्नी का हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आने वाले अतिथियों में कुछ को देखकर हमारे बटुए नहीं कांप उठते, और ऐसा भी नहीं है कि सभी अतिथि इस प्रकार के होते हैं। लेकिन ऐसे अतिथियों की खूब खबर ली है शरद जोशी जी ने। तुलसीदास जी के रामायण में एक बात कहा गया है कि देखत में हर्षे नहीं नैनन रहत न स्नेह। देखत में हर्षे नहीं नैनन रहत न स्नेह। तुलसी था घर मत जाइए कंचन वर्षे में। अर्थात जो देख के आपको हर्षाता न हो, खुश न होता हो, जिसकी आंखों में स्नेह न उभरती हो आपको देखकर, लेकिन वैसे घर में नहीं जाना चाहिए, कदापि नहीं जाना चाहिए, भले ही उस घर के आंगन में सोने की वर्षा क्यों न होती हो। जी हाँ, वैसे जगह पर बिन बुलाए तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, और बुलाने पर भी इसका मूल्यांकन करके ही जाना चाहिए कि आपकी आवभगत वहां कितनी होगी। ये एक आगंतुक के लिए, अतिथि के लिए महत्वपूर्ण बातें होती हैं। लेकिन अगर यदि अतिथि कहीं जाकर अपने सत्कार, आतिथ्य को स्वीकार कर एक से अधिक दिन रहने की मनसा जाहिर करते हैं, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है जो अतिथि सत्कार के लिए अपने हृदय से तत्पर रहता है। आइए देखते हैं इस पाठ में। पहले तो लेखक शरद जोशी जी के जीवन से कुछ बातें
जीवन काल के बारे में कुछ समझते हैं। जन्म शरद जोशी का बचपन का नाम बच्चू था। अपने मित्रों में बच्चू नाम से यह प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 21 मई 1931 को हुआ था। कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन एक पावन पवित्र धरती का एक हिस्सा है, जहाँ पर हमारे वेद पुराणों से मान्यता है कि आदि शिवलिंग 3 जगह स्थापित हुए थे। आदि शिवलिंग सबसे पहले 3 जगह स्थापित हुए थे। एक आकाश लोक में अर्थात स्वर्ग लोक में देवताओं के पूजन हेतु, दूसरे पाताल लोक में नागों के पूजन हेतु, और तीसरे धरती लोक पर अर्थात मनुष्यों के पूजने हेतु शिवलिंग स्थापित हुए थे। स्वतः स्थापित हुए थे ये शिवलिंग। और जो धरती पर स्थापित हुआ था शिवलिंग, वह शिवलिंग उज्जैन के मंदिर में स्थापित है, जहां कागभुसुंडी की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। कागभुसुंडी की घटना वहीं पर हुई भी थी। अतः उज्जैन एक पावन पवित्र भूमि है और उस भूमि पर जन्म लिए इनकी माता का नाम शांति जोशी तथा पिता का नाम श्रीनिवास जोशी था। शांति जोशी और श्रीनिवास जोशी के यह विलक्षण प्रतिभा के धारक संतान अपनी रचनाओं को इस प्रकार से लिखे कि हमारे समाज में तरह तरह की जो भावनाएं थी उस समय, उस पर एक कुठाराघात गया और वह भी किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए नहीं बल्कि गुदगुदाते हुए हास्य व्यंग की रस को भर करके इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, बुराइयों को सामने स्पष्ट किया और ऐसा दर्शित कराया जिसमें सब लोग हंसते हंसते उसको स्वीकार भी किए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, भ्रष्टन के हम और हमारे भ्रष्ट, हम भ्रष्टन के और भ्रष्ट हमारे, तथा जादू की सरकार आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और ऐसी ऐसी कृतियों के बदौलत इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यह अपनी इह लीला इस धरा पर कार्यरत रहते हुए समाप्त करते हैं, अर्थात इस दुनिया से निर्वाण होते हैं 5 सितंबर 1991। छात्रों, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इसलिए हमें याद करना है। और इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, या फिर बहुत कम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है कि प्रकृति ने कितने वर्ष की आयु वरदान स्वरूप शरद जोशी को प्रदान की। शरद जोशी का जन्म हुआ था 21 मई 1931 को। 1931 से 1991 सीधे सीधे 60 वर्ष, अर्थात यह 60 वर्ष की आयु में नौकरी से नहीं दुनिया से रिटायरमेंट ले लिए थे। शरद जोशी एक पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिए तथा ऐसे पावन कार्य अपने समाज के अंतर्गत किया जिससे इनका नाम इतिहास के पन्ने पर गर्व से लिखा गया, स्वर्णाक्षर में लिखा गया, और हम इनके ऊपर फक्र
गर्व करते हैं, फक्र करते हैं कि यह भारत के एक ऐसे जगमगाते सितारे थे जिन्हें हम खोने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर पाए। आइए इनकी जो उन्नत रचना है अतिथि तुम कब जाओगे को देखते हैं, शुरू करते हैं। यूं तो अतिथि सत्कार हमारे भारत के रग रग में व्याप्त है। हम तो ईश्वर का मानक हर कण कण को मानते हैं। हम कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, इस बात की आलोचना भी करते हैं, रचना भी करते हैं और हृदय से मानते भी हैं। परंतु जब वही अतिथि हमारे घर आकर के हमें तकलीफों के बवंडर में फंसा देता है, हमारे बटुए पर भारी पड़ने लगता है, हमारा बजट गड़बड़ होने लगता है और उस अतिथि के घर में प्रस्तुत होने पर हम खुल के अपने घर में बातें तक नहीं कर पाते, तब हमारे मन की भावनाओं में अतिथि देवो भव निसंदेह आ नहीं सकता। तब तो अतिथि के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और ऐसी घृणा कि भाई कब जाओगे, जल्दी जाओ, जाओ जल्दी। लेकिन कुछ अतिथि भी बड़े बेशर्म होते हैं, क्योंकि यह भी अपनी बेशर्मी की हद को पार कर देते हैं और कहते हैं तुम चाहे जो भी अपनी भावनाओं में सोचो, मैं तो यही रहूंगा, भाई मुझे तो अच्छे अच्छे चीज मिल रहे हैं खाने को। तब वह घर वाले यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इन्हें बेहतर खाना प्रदान किया जाए खुद से, या फिर इनके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे ये खा के ही भाग जाए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। इस पाठ में गुदगुदाते हुए हमारे समाज में निहित एक ऐसे परंपरा को शरद जोशी ने बखूबी दर्शाया है, जिससे हमारे समाज को निसंदेह बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए, मिलती है। आइए शुरू करते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस, चतुर्थ अर्थात 4 दिन पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमर रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, कब जाओगे। 4 दिनों के बाद 4 दिन तक आकर अपना ठाट बाट डटाए हुए एक अतिथि शरद जोशी जी लेखक के घर ही पहुंचे हैं, और जब पहुंचे हैं तो उनकी आव भगत की गई है। लेकिन 4 दिनों के बाद अब मन में यही प्रश्न उठ रहा है बार बार, अतिथि अरे भाई तुम कब जाओगे। क्यों? क्योंकि वह तमाम बातें जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, वह सभी बातें लागू हो रही है लेखक के मन में, लेखक के घर में, और पत्नी के साथ भी उनका इसी बात पर चर्चाएं भी हो रही हैं कि भाई ये जाएंगे तो कब जाएंगे। तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, और अतिथि जब आते हैं तो अतिथि तो देवतुल्य होते हैं, वो जो करें वो अमान्य होता है। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, दिखाते हैं, कहते हैं अपने मनोभाव को दर्शाते हुए लेखक कि आप जहां बैठ करके, अतिथि जहां बैठ करके तुम सिगरेट की धुआं छोड़ रहे हो, तुम्हारे सामने ही एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती हैं, सीमा में रहकर नम्रता से फरफराती हैं, मतलब एक के बाद एक तारीखें बदलती है। ये तारीख भी बड़ी अजीब चीज होती है। ये तारीखें तो बार बार आती हैं, प्रत्येक माह में आती हैं, लेकिन वह दिन नहीं आता जो दिन बीत जाता है। ये 4 दिन बीतने के बाद ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है लेखक के मन में। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। सांकेतिक रूप से अतिथि को लेखक कह भी रहे हैं कि भाई अब तो जाओ, 2 दिन हो गए, तारीखें बदल रहे हैं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन, भारी
दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। उदाहरण दे रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो गए थे, तो छात्रों एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आप जानते होंगे, अंतरिक्ष में मात्र 90 मिनट का दिन और रात होता है। 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में एक दिन बीत जाता है। और वो उदाहरण दे रहे हैं कि लाखों कोस दूर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे आकाश में, वो भी इतने दिनों तक नहीं रुके थे, 2 दिन में वापस आ गए थे। लेकिन आप तो पेशेंस की परीक्षा ले रहे हो। मैं आपको दिखा दिखा के तारीखें बदल रहा हूं, दिखा रहा हूं कैलेंडर में। आपका नजर अगर जा रहा है और हिसाब करने आता है तो आप सतत हिसाब कर सकते हैं, अर्थात अच्छे तरह से हिसाब लगा सकते हैं कि भाई आज चौथा दिन है आपका, और 4 दिन तक अपने घर में किसी को आश्रय देकर के आतिथ्य की सत्कार करना एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार के लिए असहज हो रहा है। अपनी भावनाओं को वह सीधे तौर पे अतिथि को कह नहीं रहे हैं, क्योंकि भावना के अंतर्गत एक डर है कि भाई अतिथि बुरा मान जाएगा, और अतिथि बुरा क्या माने, वह तो भले मानस की तरह आराम फरमा रहे हैं, बना बनाया भोजन प्राप्त हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अंतरंग माने अंदरूनी कई बातें भी तुम्हारे साथ हुई, मामा चाचा भैया नाना फूफा, ये सब बातें भी हो गई। हृदय में भी अगाध प्रेम एक दूसरे के प्रति जो छलक रहा था वो झलकने लगा, फिर भी डटे हुए हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध भी स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं, ये महत्वपूर्ण है आज की डेट में, कि बैजनी चट्टान देख ली, अर्थात मेरी कमाई और खर्च करने की जो विधि व्यवस्था है हमारी, उसको भी आपने देख लिया अतिथि देव। अब तो छोड़ो, आपके पावन चरण कमल हमारे यहाँ आए, पधारे, मैं धन्य हुआ। आपके गले से लगा, हृदय से हृदय मिला, मैं धन्य हुआ। आपके आतिथ्य सत्कार से मैं धन्य हुआ, परंतु अब कितना धन्य करेंगे, मेरा तो धन ही खत्म हो रहा है। आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान आपने देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ अतिथि। बड़ा प्यार से अभी बोल रहा है लेखक का हृदय कि अतिथि अब तुम लौट जाओ, सब कुछ तो मेरा देख लिए, अब है क्या मेरे पास। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। 4 दिनों हो गए, यह हाई टाइम अर्थात एकदम सीमा बाउंड बॉर्डर पार कर रहा है तुम्हारा यहाँ रहना। अतः हे अतिथि तुम जाओ। मन से यह बार बार यह कथन आ रहा है, लेकिन जबान पर नहीं आ रहा है। यह दिल की बात जबान पर आ नहीं रही है। कितना उस अतिथि से प्रेम है इन्हें, या अतिथि को कितना प्रेम है लेखक से। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। हाई टाइम यानी कि अब अंतिम सीमा पर है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तुम्हारा घर क्या तुम्हें नहीं याद आ रहा है? अब तो जाओ यार। कितने दिनों तक मेरी मिट्टी खोद चुके, मेरे
बटुए का हिसाब देख चुके, तारीखें बदल रहा हूं दिखा दिखा के कि हे ईश्वर, हे भगवान के स्वरूप, आए दर्शन दिए, धन्य हुआ मैं, अब धन की ओर छोड़ न लगाओ, प्लीज चले जाओ। मगर अतिथि देव तो डटे हुए हैं। उस दिन जब तुम आए थे, और क्या कह रहे हैं लेखक, देखिए, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात माने जो नहीं जानते हैं, जिसे जाना न जाए वह अज्ञात होता है, और जिसे जान गए वह अज्ञात हो गया। तो अज्ञात जिसको हम नहीं जानते थे, वैसी आशंका से मेरा मन, मेरा दिल धड़क उठा था, हृदय धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भींगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था। अर्थात शुद्ध भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए हमने तुम्हारा सत्कार भी किया, सम्मान भी किया। अब क्यों मेरा बैंड बजाते हो अतिथि महोदय, चले जाओ। सादर नमस्ते की थी तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि। हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में परिवर्तित कर दिया। देखिए छात्रों, उच्च मध्यम वर्ग लिख करके यहाँ पर लेखक क्या हमें दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। लेखक का ये कहना है कि प्रत्येक वर्ग में 3 उपवर्ग बटे हुए हैं, अर्थात जो मोस्ट रिचेस्ट धनवान, उनमें भी 3 वर्ग है। एक तो हाई लेवल के रिचेस्ट हैं, जिन्हें खुद पता नहीं कि उनके पास कितनी संपत्ति है। ऐसे ऐसे धनवान लोग हैं हमारे देश में, विदेशों में, पूरे विश्व में देखा जाए, या यूं कहें हमारे देश में भी कम धनवान लोग नहीं हैं। यहाँ पर जो धनवान लोग हैं उसमें बहुत कम ही हैं संख्या में, लेकिन ऐसे धनवान हैं जिनसे हठात कोई पत्रकार पूछ दे कि आपके पास आज कितनी संपत्ति है, तो वह बताने की स्थिति में नहीं है, अपने अकाउंटेंट महोदय को फोन करेंगे। उन्हें पता भी नहीं है कि वो कितने संपत्ति के मालिक हैं आज। वो तो साल के अंत में, वर्ष के अंत में जब हिसाब लगा करके बैंक बताता है कि आप ही नंबर 1 हो, तो साबित हो जाता है। उन्हें काम करने की फुर्सत, उन्हें काम करने के लिए समय चाहिए होता है, और उनके पास फुर्सत नहीं होता है। आप जानते भी होंगे ऐसे लोगों को। वैसे ही मध्यम वर्गीय परिवार में भी 3 पार्ट है, 3 हिस्से हैं। एक तो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार, और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, बीच वाले मध्यम वर्गीय, ना वो ऊंच ना नीच। ये बीच वाले जो हैं, चाहे धनवान में, चाहे मध्यम वर्गीय में, चाहे निम्न वर्गीय में, यह अपना प्रतिष्ठा और पैसा दोनों को समान रूप से हिसाब लगा करके चलने में भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। ऐसे ही लेखक भी हैं जो इनकम करके खर्च करते हैं, और दोनों के बीच, खर्च और इनकम दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित रहे, इसके वजह से वह हमेशा हिसाब में चलते हैं लोग, क्योंकि उन्हें मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ पैसा कमाना होता है। उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तो दो सब्जी, जो एक सब्जी अपने घर में मध्यम वर्गीय अधिकांशतः परिवार में बहुत कम होते हैं जो 2 सब्जी बनते हैं। 2 सब्जी, रायता और साथ में मीठा भी बनाया, अर्थात डिनर का रूप दिया, एक सुंदर डिनर का रूप दिया आपके आतिथ्य सत्कार में। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। क्या आशा थी? कि ये अतिथि आप आए हैं, एक दिन
हमारा सत्कार स्वीकार करेंगे और अपना आशीष देंगे, प्रेम बरसाएंगे और विदा लेंगे, चले जाएंगे। परंतु ये अतिथि तो जमकर यहाँ पर बैठ गए हैं महोदय। छात्रों, ये पाठ बड़ा पाठ है, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में किया गया है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। अतिथि को वह कोस रहा है लेखक अपने मन के अंतर्गत। तब तक के लिए अगले पार्ट को लेके आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।